इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार। किसान वाणी सुनने वाले तमाम श्रोता बंधुओं को बटोरन का नमस्कार। पूरन भाई, आपको भी नमस्कार, साथ ही छठ पर्व की शुभकामनाएं और बधाई। श्रोताओं को हमारा भी नमस्कार और बटोरन भाई आप भी हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। और श्रोता बंधुओं को छठ पर्व की अपार शुभकामनाएं और बधाई हम सब की ओर से, है ना। और बटोरन भाई, हमारे चारों तरफ का वातावरण और आसपास का माहौल आप देख रहे हैं ना। बिल्कुल, पर्यावरण बिल्कुल साफ सुथरा नजर आ रहा है। अब देखिए ना पूरन भाई, साफ सुथरा रहने की इच्छा शक्ति हमें हमारे पर्व त्योहारों में छिपी संस्कृति से ही तो मिलती है आखिर। बिल्कुल बिल्कुल। एक खास समय में यूं कहें कि दीपावली के पूर्व से और छठ तक न सिर्फ हमारे घर के अंदर की साफ सफाई हम करते हैं, बल्कि बाहर सड़कों की साफ सफाई के साथ साथ तालाब के किनारे महार की पूरी तरह से सफाई हो जाती है। पूरन भाई, बिल्कुल, आपने इसे तीज त्योहार से जोड़कर देखा। और सबसे बड़ी बात है कि बरसात के बाद ये सारे पर्व त्योहार आते हैं, है ना। दीपावली की बात आपने कही, दशहरा की बात कही, तो अब कुल मिलाकर लोक आस्था का महान पर्व ये जो छठ है वो भी अब आज से 4 दिवसीय छठ की शुरुआत हो रही है ना। नहाए खाए के साथ आज हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो शुभारंभ करेंगी छठ का। पूरन भाई, सबसे बड़ी बात इस पर्व में गौर करने लायक यह है कि हमारे सभी पर्व त्योहार न सिर्फ हमारी संस्कृति से बल्कि हमारी प्रकृति से भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। छठ पर्व में प्रकृति पूजा की अद्भुत छटा देखने को मिलती है। हम उन सभी चीजों को लेकर छठ मैया की आराधना करते हैं जो हमारे प्रकृति में उपलब्ध है। बिल्कुल, कि नहीं? और बिल्कुल आसानी से हमारे गांव घर में ये सारे संसाधन उपलब्ध हैं, है ना। और जैसे हम ठेकुआ की बात करें तो गेहूं के आटे का ठेकुआ, है ना। और चावल के आटे से जो भुसवा तैयार होता है ना, उसकी तो बात ही कुछ और है। और फिर सब्जियों की अगर बात कर लें, फलों की बात कर लें, तो शकरकंद है, सुथनी है, हल्दी है, अदरक है, और जो मिठास घोलने वाला पौधा है, गन्ना, केतारी जिसे हम कहते हैं, ये सभी भगवान भास्कर को बेहद पसंद हैं और उनकी आराधना इन्हीं से की जाती है। और पूरन भाई, यहाँ तक कि सूप, जिसे हम ग्रामीण भाषा में कोनिया भी कहते हैं, यह भी हमारे क्षेत्र में और प्रकृति में उपलब्ध बांस से ही बनते हैं। बिल्कुल सही कहा। साथ केला को तो हम भूल ही नहीं सकते। बिल्कुल। और वो पानी फल सिंघाड़ा ये तो आपने बातें कही बटोरन भाई, बिल्कुल सही। कुछ केले के पौधों का भी इस्तेमाल जो इनको सजाने के लिए छठ घाटों पर लगाया जाता है, इससे भी बेहद खूबसूरती आती है और बिल्कुल वातावरण त्योहारमय बन जाता है। और इस मौसम में उपलब्ध फूलों का उपयोग भी तो बहुत खास होता है ना बटोरन भाई। और यही तो बेहद खास बनाता है पूरन भाई इस पर्व को। अब देखिए ना, हम अगर बात करें केला की, साथ ही साथ इस पर्व में नारियल का भी विशेष स्थान होता है। इसके बगैर तो हम छठ पूजा क्या, किसी भी पूजा की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम कह सकते हैं बटोरन भाई कि सूर्य को अर्घ्य देने की पूरी क्रियाविधि में प्रकृति में उपलब्ध फूल, फल, अनाज, सब्जियों का भरपूर प्रयोग किया जाता है ना। एकदम सही बात पूरन भाई। और प्रकृति में जो कुछ भी उपलब्ध है, इसी को लेकर हम भगवान भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, उनका नमन करते हैं जल में खड़े होकर के। तो यही तो लोक आस्था का महान पर्व है छठ, है ना। लेकिन बटोरन भाई, कुछ सावधानी भी बरतने की जरूरत होती है इस पर्व। लेकिन एक बात और हम कहना चाहेंगे पूरन भाई यहाँ पर कि साफ सफाई, प्रकृति पूजा और अच्छे स्वास्थ्य की कामनाओं से भी जुड़ा हुआ है यह छठ पर्व। बिल्कुल। तो स्वास्थ्य बेहतर रहे और जानमाल की हिफाजत हो, लोगों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए कुछ सावधानी रखने की जरूरत है। जैसे घाट पर अमूमन आपने भी देखा होगा कि बच्चे आतिशबाजी करते हैं, है ना। तो छठ घाटों पर
जो आतिशबाजी का प्रयोग है वो ना करें तो बेहतर है, बल्कि खुले स्थानों पर करें जहां लोग ना हो, खाली स्थान हो, वैसे स्थानों का चयन करें बच्चे, और बड़ों की निगरानी में बच्चे फुलझड़ी हो या पटाखे हो वो छोड़ें। लेकिन एक चीज़ और भी हम कहना चाहेंगे कि जिला प्रशासन या जो स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वे सभी तालाबों में और नदियों में बचाव के लिए बैरिकेडिंग करते हैं, है ना। हमें उसे पार नहीं करना है, इस बात का भी ख्याल रखना है, ताकि हम या कोई छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग महिला हो वो किसी गहरे पानी में ना चली जाएं, है ना। एकदम सही सलाह दे रहे हैं पूरन भाई आप। और अगर हम इसका पालन करेंगे तो दुर्घटनाएं जो हैं वो नहीं होंगी और हमारी खुशी का जो माहौल है वह गम में नहीं बदल पाएगा। और पूरन भाई, जिस तालाब और नदियों की हम बात करते हैं छठ पर्व में, और जिस जल क्षेत्र में जिसे हम तालाब या नदी कहते हैं, वहाँ पर जो हम छठ पूजा करते हैं, वह जल कृषि से जुड़ा हुआ एक अभिन्न अंग भी है। बिल्कुल, जल तो हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ अभिन्न अंग है बटोरन भाई। बगैर जल की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। एकदम सही कह रहे हैं। और जल में अगर जल कृषि की बात हो तो निश्चित रूप से और भी भावनाएं जागृत हो जाती हैं। अपने पानी फल सिंघाड़ा की चर्चा कर ही दी, है कि नहीं? सही बात तो उसके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम जल कृषि के अंतर्गत प्राप्त करते हैं जल से। अरे भाई, बत्तख पालन से लेकर मछली पालन तक, पानी फल सिंघाड़ा जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, तो पानी फल सिंघाड़ा से लेकर मखाना तक की खेती हम तालाब झील में ही तो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बटोरन भाई, हम अगर जल कृषि में मत्स्य पालन की बात कर लें, जानकारी हासिल कर लें तो कैसा रहेगा? ये तो एकदम सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इसकी जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर अमन हसन साहब, जो सहायक प्राध्यापक हैं मत्स्यिकी महाविद्यालय किशनगंज में। तो सुनते हैं हम लोग। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अमन हसन साहब आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में। सर, हमारे किसान भाइयों के लिए मछली पालन किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा लाभकारी हो सकता है? क्या कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है और किन किन बातों का ख्याल उन्हें रखना होगा ताकि बेहतर उत्पादन हो सके और उन्हें ज़्यादा लाभ हो सके? आप कृपया मार्गदर्शन करें। किसान भाइयों, आज की जो हम लोगों का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम लोग रोज़गार और व्यवसाय देख रहे हैं तो मछली पालन बहुत ही उम्दा है। भारत के 60% लोग या तो मछली से जुड़े हैं या मछली व्यवसाय का है या उनके थाली में मछली भोजन में हो ये, लेकिन 60% लोग जुड़े हुए हैं, अगर किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। अगर हम इस व्यवसाय को देखें कि कैसे ये लाभकारी होगा, तो या तो मछली पालन का जीरा उत्पादन करें या मछली को जीरे से बड़ा करके जो हम लोग खाने के रूप में करते हैं वहाँ पे व्यवसाय कर लें, या फिर जो मछली पालन कर रहे हैं उसके यहाँ मतलब जो किसान है वहाँ से लाकर अगर बाजार में बेचते हैं तो वहाँ से भी हमें एक व्यवसाय मिल जाता है। तो कह सकते हैं कि हर एक टाइम में मछली का व्यवसाय महत्वपूर्ण है और ये लाभकारी है। जहाँ तक हम जान रहे हैं कि जब मछली का जैसे अगर अगस्त सितंबर से ये अगर प्रजनन होती है और यहाँ पर से अगर हम लोग बीज उत्पादन करते हैं तो बीज उत्पादन में फिंगरलिंग तक आता है। यहाँ पे हम लोगों को नहीं कम से कम भी 1 एकड़ में कम से कम अगर देखा जाए तो 1 से 2 लाख रुपये सर मुनाफा हो जाता है सिर्फ एक सीजन में। अच्छा, एक सीजन में कहेंगे तो सिर्फ 1 एकड़ में, जहाँ तक कि कोई भी फसल या फिर किसी तरह का व्यवसाय इतना जल्दी नहीं दे सकता। तो सर वो गुर हमारे किसान भाइयों को बताएं आप, ये कैसे किसान भाई कर सकते हैं? जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही अभी अगर मान लिया जाए हम लोग मछली का बीज उत्पादन करना है तो हमें क्या करना होगा, फरवरी में तालाब को पूरी सुखा दें। सुखाने के बाद उसमें क्या करें, चूना जो डाल दें। चूना डालने का मात्रा है सर कि 200 से 300 केजी प्रति हेक्टर, मतलब 250 डिसमिल जो हम लोग के पूर्णिया क्षेत्र में चल रहे हैं, तो उस 1 हेक्टर में 250 केजी अगर चूना डाल देते हैं, मतलब 1 डिसमिल में 1 केजी चूने का छिड़काव कर दें। छिड़काव करने के बाद पूरा ये मिला देंगे। फिर उसके बाद जिस तरह हम लोग खेत को चौकी करते हैं उस तरह चौकी करने के बाद उसमें पानी डालेंगे। पानी सर ज़्यादा जल्दी नहीं डालेंगे, सिर्फ 1 फीट, ताकि वो चूना और पानी का लेवल जो सामू जिसे हम पीएच कहते हैं वो मिल जाएगा। और उसके बाद जो गुणवत्ता होती है उसके पीएच की 7.5 से 8.5 होनी चाहिए, जो उत्पादन में अधिक सहायक है जी। फिर उसके बाद हम लोग खल्ली गोबर का इस्तेमाल करेंगे और पानी 15 दिन के अंदर पूरी तैयार हो जाता है। तब जाके हम लोग स्पॉन्ज जो वो कहते हैं लोग
आम भाषा में कि अंडा फोड़ते हैं, तो वहाँ पे स्पॉन ला के 4 दिन पुराना 5 दिन पुराना स्पॉन ला के अगर हम छोड़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ 3 महीना उसे पालन करेंगे। और फिर लोग खुद आपके पास अच्छे बीज का डिमांड बहुत ज़्यादा है हमारे पूर्णिया जिला में, और वो आपसे अच्छे बीज ले जाकर उत्पादन करेंगे, तो अगले साल फिर आपसे वो जुड़े रहेंगे। इस तरह से हम लोग बीज उत्पादन करके एक मार्गदर्शन ले सकते हैं। फिर क्या, अगर बीज उत्पादन हो गया, अब जो आपके तालाब में बीज बच गई है उनको रहने दीजिए, उसको 6 महीना तक बढ़ाइए। अच्छा। जो टेबल फिश हम लोग खाने के लिए जो यूज़ करते हैं, फिर उसी बचे हुए मछली को हम लोग भोजन देंगे, खल्ली दें, या फिर बाजार में जो खाद बिक रहे हैं उसको ला के देंगे, तो ये हम लोग को एक दूसरा रूप हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो 1 एकड़ में कम से कम 3 से 4 हज़ार फिंगरलिंग डालते हैं सर, जो जिसका वजन होता है 50 ग्राम। तो उस 50 ग्राम साइज को बढ़ने में सिर्फ 6 महीना लगेंगे, आधे केजी से ऊपर और बिलो 1 केजी। एवरेज कहा जाए तो 700 ग्राम हो जाता है सर, और जिसका बाजार मूल्य 150 रुपया मिल जाए मिनिमम कह रहा हूँ मैं, लेकिन टाइम टाइम पे ये महंगा भी हो जाता है। तो कह सकते हैं कि 150 रुपया प्रति केजी में आप आराम से बेच सकते हैं जी। और इसमें अगर 1 एकड़ में देखा जाए तो यहाँ पे भी आप कम से कम 2 लाख रुपया प्रति एकड़ सालाना कमा सकते हैं। तो एक ही तालाब से आप 1.5 और इधर से 2, करीब करीब अगर पूरे खर्च वगैरह काट लें तो 3.5 लाख रुपया सालाना आपको मिल जाएंगे। अच्छा, तो ये 3 तरह की मछलियों के लिए आपने बातें बताई कि शुरू से लेकर के बड़े आकार तक की मछलियों को तैयार कर किसान भाई बेहतर पैसा कमा सकते हैं एक ही तालाब से। तो उनके लिए फिर तो भोजन और फिर व्यवस्था और फिर रोग और इस तरह की कुछ समस्याएं भी आती होंगी। जी सर, प्रबंधन के बारे में उसके प्रबंधन में हम लोग ये कहेंगे कि हमें उस कह सकते हैं सर, हम लोग रोग को आने से पहले हम लोग उपचार करें तो रोग से बच सकते हैं। जैसे कहते हैं कि सर्दी आने से पहले हम लोग स्वेटर वगैरह खरीद लेते हैं, ठंड ना लगे। तो इसलिए हम लोग चाहेंगे कि जैसे रोग ना आए उसके लिए समय समय पर मेडिसिन कहें या चूना कहें या पोटासियम परमैंगनेट उसका छिड़काव कर ले। अच्छा। जिससे रोग नहीं आएगा। ठंड का समय में ज़्यादा रोग पकड़ने की होती है, संभावना होती है। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, चूना या पोटासियम परमैंगनेट जो परजीवी को पनपने नहीं देगी और आपका तालाब सुरक्षित रहेगा, कोई भी बीमारी नहीं होगी सर। मतलब एहतियात में सही अगर हम अपना लें तो फिर जो परेशानियां हैं वो नहीं आएंगी, या फिर आएंगी तो उनका निराकरण उनका भी निराकरण हो जाएगा सर। जी सर। तो अगर आ जाए समस्या तो निराकरण के क्या क्या उपाय हैं सर? निराकरण के लिए है, अगर मान लिया जाए किस तरह का बीमार लक्षण, अगर मान लिया जाए हो सकता है अगर लाल धब्बे अगर दिख रहे हैं तो वहाँ पे लगता है कि बैक्टीरियल डिजीज हो गया, तो उसके लिए पोटासियम डाल दीजिए, या वाटर सैनिटाइज करने के लिए बहुत सारी दवाई आ रही हैं, उनको छिड़काव कर लीजिए। 1 से 2 बार छिड़काव करने से ये बीमारी पूरी तरह से खत्म हो जाती है सर। जी, तो ये इस तरह से समस्या आने से पहले हम रोक सकते हैं, या समस्या आ गई तो उपाय कर सकते हैं। जी सर। सर कुछ बातें उनके भोजन और पोषण की रह गई, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में, हम लोग चूँकि गांव घर से बिलोंग करते हैं तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खल्ली, गेहूं का कुंडा अवेलेबल रहता है। हमें बाहर का खाना अगर नहीं खिलाना कोई दिक्कत नहीं। अगर उन्हें शारीरिक वजन के 5% भी अगर फीडिंग कराते हैं, खाना खिलाते हैं, तो वो अच्छा उत्पादन होगा सर। 5% में आप चाहे तो खल्ली दे दें, राइस ब्रान जो हम लोग का गेहूं का चावल का कुंडा कहेंगे, वो मिलाकर अगर आप देते हैं 2 टाइम में, तो वो आप भी काफ़ी लाभदायक होगा सर। सिर्फ 5% जो वजन है, पूरे तालाब का बायोमास कहते हैं, उसके जो भी अगर 100 केजी की मछली है तो उसका 5% पर डे डालें सर। अच्छा, तो इसमें तो कई प्रजाति की मछलियां एक साथ लोग पालन करते हैं, तो उनके प्रबंधन में किस प्रकार भोजन को व्यवस्थित करेंगे? नहीं सर, उसमें क्या है कि जैसे हम लोग कहते हैं वो कई प्रकार, तो उसमें 2 पहले तो है रेहू, कतला, मिर्का, ये अपना अपना जो स्थान है, कोई ऊपर में सरफेस पे रहती है, कोई मिड कॉलम में, कोई बॉटम में। तो ये भोजन जब नेचुरल फीड जब तैयार होता है, खाद हम डालें, कुछ खाद बच जाते हैं, तो ये नेचुरल फीड का वो उपयोग में आ जाते हैं। तो ये नेचुरल फीड क्या करते हैं, जैसे जंतु पलवक हो गया, पोषक पलवक, ये सब कतला वगैरह खा लेते हैं। अच्छा। कुछ वेस्टेज रह गया तो डिट्राइटिवोरस जो हम लोग के मिरिगल है, या फिर एक्जोटिक कार्प में हम लोग कॉमन कार्प, यहाँ पे लोकल भाषा में गोल्डन कहते हैं, वो खा लेते हैं। तो इससे सब पूरा यूटिलाइज हो जाता है पोषण वहाँ पे।
नुकसानदायक भी नहीं है। और हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि तीनों प्रजाति की मछली पालें, ताकि जो पानी का जो लेयर है, अपर लेयर, मिडिल और बॉटम, ये तीनों को कवर करके रखेगा और इसमें ग्रोथ भी अच्छा मिलेगा सर। तो यहाँ एक मसला ये भी होता है सर कि हम अगर इन तीनों प्रजातियों का या इनसे अधिक प्रजातियों का पालन एक साथ कर रहे हों तो इनकी संख्या कैसे निर्धारित करें? सर इसके रेशियो मान लीजिए कि अगर हमें 100 मछली डालना है तो रेहू अगर सबसे ऊपर में कतला रहता है तो उसको 40% डालेंगे, और मिड कॉलम और बॉटम में 30% डालते हैं। तो ये अनुपात ये रखना है। अनुपात में रखते हैं सर। 100 में 40 कतला रखना है जी और सर। फिर नीचे मिर्गल और नहीं जी। क्योंकि होता क्या है सर कि हम लोग का तालाब जो होता है वो वैक्यूएटेड होता है, मतलब ऊपर से नीचे संकीर्ण रहता है, बिल्कुल। तो नीचे का एरिया कम हो जाता है, इसलिए हम लोग नीचे में कम और ऊपर में ज़्यादा रखते हैं। तो कुल मिलाकर जितनी बातें आई, निश्चित तौर पर हमारे किसान भाई जिनके दिल में मछली पालन से जुड़ने की तमन्ना होगी वे जुड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमन हसन साहब, आपने बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी। लेकिन विदा लेने से पहले कुछ ऐसी बातें जो बातचीत के क्रम में नहीं आई हों और हमारे किसान भाइयों या मछली उत्पादक किसान भाइयों के लिए जानना ज़रूरी हो, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि मैं और मेरी जो कॉलेज की टीम है ये हमेशा आप लोगों के लिए है। अगर किसी तरह का नुकसान लग रहा है कि हमें मछली उत्पादन में और कैसे बढ़ना है तो हमारा मोबाइल नंबर ले सकते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ 8169644145, जो 24 घंटा आप लोगों के लिए है। तो एक बार फिर से दोहरा दें सर। जो मेरा मोबाइल नंबर है 8169644145, इसमें व्हाट्सएप भी है। अगर किसी तरह की बीमारी या किसी तालाब में किसी तरह का दिखाई दे रहा है रोग वगैरह, तो आप मुझे फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप कर दें और अपना नाम दे दें, मैं उसके तुरंत आप जो भी होगा वो उपचार बता दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमन हसन साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को हमेशा हर वक्त अपनी उपलब्धता बताई और अपना मोबाइल नंबर भी शेयर किया। और निश्चित तौर पर हमारे किसान भाइयों को अगर इससे संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए होगी या समस्या या कुछ जानना चाह रहे होंगे तो आपको ज़रूर कॉल करेंगे और समस्या का समाधान बताएंगे आप, और वे भी इससे लाभान्वित होंगे। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। पूरन भाई, देखिए बातचीत तो हम लोगों ने सुन लिया भाई, बहुत अच्छी बातचीत, और समय अपनी चाल से आगे की तरफ बढ़ता ही रहता है। हाँ भाई, समय किसी के रोके कहाँ रुका है और देखते कब ही रुका देखते पूरन भाई वर्ष 2024 के अंतिम 2 माह ही शेष रह गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इस वर्ष के छठ पर्व को हम सब मना रहे हैं, तो छठ गीतों को हम ऐसे समय में भला कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल बटोरन यही भाई, बचा हुआ था पूरन भाई। बिल्कुल। हमारी भारतीय संस्कृति में लोक आस्थाओं से जुड़े गीत गाने का बहुत बड़ा योगदान है बटोरन भाई। तो सुनते हैं शारदा सिन्हा के स्वर में ये छठ गीत। गीत। अंगना में
बटोरन भाई, ये तो छठ गीत हम लोगों ने सुन लिया और अब हम लोग आगे कुछ काम की बातें करें। एक छोटा सा विराम लेते हैं। कृषि और पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार और आत्मा है। हमारे अन्नदाता जहां एक ओर अपने कठोर परिश्रम से अनाज उगाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, वहीं पशुपालन के जरिए अपनी आय भी बढ़ाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार इन दोनों क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद की जाती है, जिससे 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिली है। पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी। उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए ये किसान सम्मान निधि बहुत काम आ रही। पीएम किसान की 18वीं किस्त के रूप में आज प्रधानमंत्री द्वारा 9 करोड़ 40 लाख से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। इसी के साथ नमो शेतकरी महासम्मान निधि की भी 5वीं किस्त जारी की जा चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र के 91 लाख से अधिक किसानों को 2,000 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। भारत सरकार की ऐतिहासिक 10,000 एफपीओ योजना के अंतर्गत 9,000 से अधिक एफपीओ का पंजीकरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, जिनमें करीब 23 लाख मेहनतकश किसान शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2020 में शुरू की गई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत किसानों को 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे विकसित भारत की आधुनिक कृषि अवसंरचना का विकास हो रहा है। वर्तमान सरकार गठन के 100 दिनों के भीतर 6,500 करोड़ की लागत से 10,000 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसी अवधि में 7,516 परियोजनाएं पूरी हुई, जिसमें 1,929 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि शामिल है। भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देशी नस्ल के गायों एवं भैंस की गुणवत्ता में तेजी से सुधार एवं दूध उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी से देश में श्वेत क्रांति द्वितीय चल पड़ी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से 2 बड़े कदम आज देश को समर्पित किए जा रहे हैं। गौ सॉर्ट स्वदेशी सेक्स सॉर्टिंग तकनीक से बछड़ी पैदा होने की सफलता दर 90% है, जिससे 8 करोड़ डेयरी किसानों को लाभ होगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और ICAR NBAGR के साझा वैज्ञानिक कार्यक्रम से विश्व में पहली बार देशी गाय और भैंस में अच्छे नस्ल की त्वरित पहचान के लिए गौ चिप और महिष चिप नामक जेनोमिक चिप तैयार कर लिए गए हैं, जिनसे नस्ल सुधार कार्यक्रम दुगनी तेजी से चल पाएंगे। ये सुविधा कोई भी किसान NDDB के काफ लैब एवं KLDB के लैब से उचित दाम पर ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कृषि और पशुपालन के समन्वित विकास से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा अब कुछ चर्चा पोषण वाटिका की। पूरन भाई, एक पुरानी कहावत है कि नींबू और मिर्च
अपने बाड़ी का होना चाहिए। अच्छा। यानी जब हम भोजन के लिए बैठते हैं तो मिर्च अपने बाड़ी का लेकर चले आए, नींबू भी अपने बाड़ी का लेकर चले आए। भाई इसी को तो कहते हैं पोषण वाटिका। यानी जो घर के आसपास स्थित हो और जिसे घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आसानी से हम उसमें सब्जियों का उत्पादन कर सकें। छोटे छोटे फल फूल जो भी हैं, मिर्च की बात आपने कही, नींबू की बात कही, इन सब का उत्पादन कर लें और फिर उसका प्रयोग हम करें। देखिए पूरन भाई, ये पोषण वाटिका भी है ना, वो पहले पारंपरिक खेती के रूप में हमारे कृषि में शामिल था। यानी कि हम अपने घर के आगे पीछे बाड़ी पोषण की बात वाटिका, आप बाड़ी कर की, रहे हैं, हाँ, है ना? बाड़ी लगाते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में धीरे धीरे बाड़ी झाड़ी अर्थात पोषण वाटिका ने अपना महत्व खोना शुरू कर दिया है। अब हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए बेहद इसे जरूरी है। फिर से शुरू करना बहुत बिल्कुल, जरूरी है बिल्कुल, कि नहीं पूरन भाई? बिल्कुल। और पोषण वाटिका का निर्माण हम कभी भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार की सब्जियां वर्ष भर हम उगाते ही रहते हैं और इसमें घर का कोई भी सदस्य कभी भी कितना भी वक्त चाहे दे करके इसकी देखभाल कर सकता है और सब्जियां तोड़कर ताजे ताजे फल और सब्जियों का हम सभी आनंद ले सकते हैं। मौसमी सब्जियां, फल फूल और अपने रसोई घर के उपयोग मात्र के लिए इनको उगाना और अपने घर के आसपास लगाना ही तो पोषण वाटिका कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी इसको प्राथमिकता के स्तर पर अपनाया जा रहा है और आंगनवाड़ी में जो बच्चे जाते हैं उनके लिए ये पोषण का बहुत बड़ा योगदान देते हैं। हाँ बिल्कुल, आधुनिकता के साथ साथ हमारी जो परंपरागत चीजें हैं उसे भी हमें नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल। ये पोषण वाटिका से ही हमें इसकी सीख मिलती है पूरन भाई। मिलती है। तो बटोरन भाई, आपने जैसा कि कहा कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अरे हाँ, बिल्कुल तो यार। अब तो विदा लेने की घड़ी आ गई है। अब मौसम का हाल तो बता दें। हाँ बिल्कुल, तो आज के मौसम की जानकारी इस प्रकार है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता सुबह में 76% और शाम के वक्त यह 77% दर्ज किया गया। और इसी के साथ बटोरन भाई, अब तो विदा लेने की घड़ी आ गई। कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है। तो लेते अगली हैं मुलाकात तक के लिए हम लेते विदा। हैं श्रोताओं से आज्ञा। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार।